आइए सीधा आज के इस केस स्टडी में चलते हैं। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ स्थित लाछीरामपुर गांव की। यहाँ हमारी मुलाकात होती है 60 साल के एक किसान शिव गोविंद सिंह से। अब देखने में तो ये जमीन के एक छोटे से टुकड़े का मामला लगता है, लेकिन असल में ये कहानी है एक किसान के अपनी मिट्टी से जुड़े उस गहरे रिश्ते की और उस भारी भरकम सरकारी सिस्टम की जिससे उसे हर दिन दो चार होना पड़ता है। आज हम यही डिकोड करेंगे कि कैसे एक सीधा साधा जमीन का मामला एक बड़े से नौकरशाही चक्रव्यूह में तब्दील हो जाता है। तो दांव पर आखिर लगा क्या है? 1.991 हेक्टेयर जमीन। ये जमीन 7 अलग अलग प्लॉट्स या चकों में बटी हुई है, जिनमें गाटा संख्या 96 से लेकर 454 तक शामिल हैं। अब जरा सोचिए, कागज पर यह महज कुछ नंबर लग सकते हैं, है ना? लेकिन शिव गोविंद जैसे किसान के लिए ये नंबर उनके वजूद का हिस्सा है। ये उनकी जिंदगी भर की जमा पूंजी है। इतनी जमीन का मतलब है उनका पूरा जीवन, जिसे कोई भी किसान किसी भी कीमत पर हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। और ये जो जमीन से जुड़ाव की भावना है ना, वो इस एक लाइन में बिल्कुल साफ झलकती है। यदि मेरी जमीन और मेरी पहचान ही छीन ली गई, तो मेरे जीवन और स्वतंत्रता का क्या अर्थ रह जाएगा? देखिए, आवेदक के नजरिए से समझें तो ये सिर्फ एक प्रॉपर्टी का झगड़ा नहीं रह गया है। वो इसे सीधे तौर पर संविधान के अनुच्छेद 21 यानी राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी से जोड़कर देख रहे हैं। ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बताता है कि जो लड़ाई फाइलों में चल रही है, वो जमीनी हकीकत में किसी इंसान की गरिमा और उसके स्वाभिमान का सवाल कैसे बन जाती है। तो ये पूरी उलझन शुरू कहां से हुई? आइए थोड़ा पीछे चलते हैं। रिकॉर्ड्स के मुताबिक साल 2007 में चकबंदी की प्रक्रिया शुरू हुई थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर साल 2013 आते आते राजस्व रिकॉर्ड में कथित तौर पर कुछ बड़े हेरफेर हुए। आरोप यह है कि शिव गोविंद की पुश्तैनी जमीन को कागजों पर सूया देवी और गायत्री सिंह के नाम ट्रांसफर कर दिया गया। मतलब सालों की लंबी अवधि में चुपचाप, बिना किसी शोर शराबे के। अब जाहिर सी बात है, जब लोकल लेवल पर बात नहीं बनी तो मामला आगे बढ़ना ही था, और ये सीधे पहुंचा देश के सबसे बड़े ऑफिस यानी पीएमओ में। शिव गोविंद और उनके बेटे शैलेंद्र ने 17 अप्रैल 2026 को शिकायत संख्या 60000260097852 दर्ज कराई। जरा सोचकर देखिए, एक गांव की जमीन का विवाद जब कोई रास्ता नहीं बचता तो कैसे समाधान के लिए सीधे नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्री कार्यालय तक पहुंच जाता है। आइए इस पूरी टाइमलाइन को एक साथ रखकर देखते हैं। 2007 का वो चकबंदी का मुद्दा, फिर 2013 का कथित फर्जीवाड़ा। मामला सालों तक सुलगता रहा, लेकिन फिर मई 2026 में अचानक से एक्शन तेज हो जाता है। 17 अप्रैल को शिकायत होती है, 8 मई को एसडीएम कोर्ट में पहली हियरिंग होती है, और बस कुछ ही दिनों बाद 19 मई को एक प्रशासनिक रिपोर्ट भी सामने आ जाती है। घटनाओं की ये जो स्पीड है ना, ये खुद ब खुद बता रही है कि मामला कितना सीरियस हो चुका था। तो अब आते हैं हमारे पहले भाग पर, कोर्ट रूम का तनाव। 8 मई की सुनवाई। इस सुनवाई में हुआ क्या? विपक्षी वकील राघव कोर्ट में आते हैं, अपना वकालतनामा पेश करते हैं और कहते हैं कि उन्हें जवाब तैयार करने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अब इसके बाद एसडीएम के रीडर अरुण कुमार सिंह अगली सुनवाई 15 दिन आगे बढ़ा देते हैं। ये एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है कि कैसे कानूनी प्रक्रियाओं में देरी होती है। मतलब एक तरफ कोई इंसान न्याय के लिए बेताब है और दूसरी तरफ सिस्टम की वो जरूरी प्रक्रियाएं हैं जिनमें वक्त लगना तय है। यहीं पर एक बहुत ही भारी भरकम लेकिन जरूरी लीगल टर्म की एंट्री होती है, कस्टोडिया लेगिस। आसान भाषा में समझें तो जब कोई रिकॉर्ड या प्रॉपर्टी पूरी तरह से कोर्ट या प्रशासन की कानूनी हिफाजत में हो। अब आप सोचेंगे कि यहाँ इसका क्या काम? दरअसल शिव गोविंद के बेटे शैलेंद्र ने एक बहुत ही संगीन आरोप लगाया। उनका कहना है कि जब ये रेवेन्यू रिकॉर्ड्स इसी कस्टोडिया लेगिस यानी सरकारी सुरक्षा में थे, ठीक उसी दौरान उनमें मटीरियल करेक्शन यानी कुछ बड़े और अवैध बदलाव किए गए। ये बहुत बड़ी बात है। और शैलेंद्र ने सिर्फ आरोप लगाकर बात खत्म नहीं की, उन्होंने सीधे एसडीएम की आंखों में आंखें डालकर एक प्रारंभिक जांच यानी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी की मांग कर डाली। उनका सीधा सा तर्क था कि ये लीगल रिकॉर्ड्स की सुरक्षा में एक बहुत बड़ी सेंधमारी है। और सच कहूं तो ये वो पल था जहां ये पूरा केस सिर्फ एक जमीन के टुकड़े से उठकर पूरे कानूनी सिस्टम की ट्रांसपेरेंसी पर एक बड़ा सवालिया निशान बन गया। अब बढ़ते हैं अगले हिस्से की तरफ, प्रशासनिक प्रतिक्रिया 19 मई 2026। रीडर अरुण कुमार सिंह ने जो ये ऑफिशियल इंक्वायरी रिपोर्ट सबमिट की, ये इस कहानी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। ध्यान दीजिएगा, ये रिपोर्ट आजमगढ़ कलेक्ट्रेट की शिकायत शाखा के जरिए सीधे उसी पीएमओ शिकायत के जवाब में भेजी गई थी जिसकी बात हमने अभी की। ये डॉक्यूमेंट बहुत अहम है क्योंकि यह हमें दिखाता है कि इस पूरे ड्रामे पर प्रशासन का अपना नजरिया क्या था। और यहीं पर हमें दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां देखने को मिलती हैं।
एक तरफ आवेदक का ये सख्त दावा है कि कस्टडी में रखे गए रिकॉर्ड्स के साथ फर्जीवाड़ा हुआ है और इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ ऑफिशियल रिपोर्ट बिल्कुल उल्टी बात कहती है। रिपोर्ट का कहना है कि आवेदक कोर्ट में केस की पैरवी कर ही नहीं रहा है, वो सिर्फ मामले को लटकाने के लिए बार बार एप्लीकेशन दे रहा है। इसलिए इस शिकायत को ही बंद कर देना चाहिए। देख रहे हैं आप, दोनों पक्षों के बीच कितना बड़ा क्लैश है। इस भारी टकराव का नतीजा हमें इस डिजिटल फीडबैक के रूप में दिखता है। जैसे ही प्रशासन ने शिकायत बंद करने की बात कही, आवेदक ने सिस्टम पर अपना गुस्सा जाहिर किया। इसमें सीधा सीधा आरोप लगाया गया है कि रीडर ने किसी को बचाने के लिए जानबूझकर ये झूठी रिपोर्ट फाइल की है। ये फीडबैक सिर्फ कुछ शब्द नहीं है, ये साफ तौर पर दिखाता है कि जब एक आम नागरिक की बात और प्रशासन के फैसले आपस में टकराते हैं तो सिस्टम के प्रति कितना गहरा अविश्वास पैदा हो सकता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मामला आकर खड़ा हो जाता है 22 मई 2026 की उस तारीख पर। धारा 210 और 219 के तहत अगली सुनवाई तय है। तो सवाल ये है, क्या ये सिर्फ एक और आम जमीन के विवाद की सुनवाई बनकर रह जाएगी, या फिर ये हमारे सिस्टम की जवाबदेही का एक बहुत बड़ा टेस्ट साबित होगी? आज का ये पूरा एनालिसिस हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस भारी भरकम नौकरशाही के बीच न्याय तक पहुंचना कितना मुश्किल सफर है। उम्मीद है आपको इस केस की सभी परतें समझ आ गई होंगी। हमारे साथ इस एनालिसिस में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।